तो कहाँ तक हम बढ़ गए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना। चल, तो मुस्लिम लीग की स्थापना है और इससे पहले हमने बंगाल विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पढ़ लिया था। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लखनऊ अधिवेशन के समय। और उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद एक बड़ी घटना और होती है, कांग्रेस का विघटन, जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस का विभाजन। ये अगले साल 1907 में हो गई थी। लेकिन हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय क्या क्या घटनाएं घटी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो किन्हीं कारणों से हुई थी कि अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसी संस्था हो जिससे हम उनके साथ मिलकर काम कर सके, या हमारी बातों को जनता के बीच वो रख सके, या उनकी बातों को हम सुन सके। लेकिन ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जो मुस्लिम लीग की स्थापना को जन्म देती है? कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने ये बनाया होगा। तो उनके मन में एक ऐसी बातें आई कि ये मुस्लिम समाज अलग होना चाहिए। इनके मन में एक ऐसी बातें आई और इन्हीं मुस्लिम लीग की वजह से 1947 में पाकिस्तान बना। तो ये 1905 में ही सोच बनी या इससे पहले की घटना थी? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय, जहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा क्या क्या कारण रहे कि उस समय से लेकर 1857 मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के समय की बात करेंगे और देखेंगे उस समय मुसलमान और हिंदू में क्या क्या चीज़ें हैं, अंग्रेज के बीच क्या है। क्योंकि 1857 के बाद अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल 3 लोगों की बात करते हैं, एक हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। इसके अलावा ना हम पुर्तगाल की बात करते हैं, ना हम डच की बात करते हैं, ना ही हम फ्रांसीसी की बात करते हैं। यानी अब 3 रह गई थी इस भारत के अंदर। वो कौन कौन से? अंग्रेज, हिंदू और मुस्लिम। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने किस पर कब्जा करके 1857 में अपना पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है वो अधिग्रहण किया था? मुसलमानों को छीनकर। यानी 1857 के समय अगर आप बात करो युद्ध के समय, तो उस समय अंग्रेज ने मुगल शासकों से, अंग्रेज जो थे मुगल शासकों से युद्ध करके, यानी 1857 की क्रांति में मोस्टली देखो कौन से वो कर रहे थे दिल्ली में मुगल काल में? कौन था? बहादुर शाह जफर, हजरत बेगम महल। तो ये सारे मुस्लिम समुदाय के लोग थे और वहाँ पर मुस्लिम लोगों को अंग्रेजों ने हराकर और अपना वर्चस्व जमाया था। अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व जमाया था। अब बताइए कि जब अंग्रेजों से कोई चीज़ छीनकर बनाएंगे, तो अंग्रेजों अगर मुसलमानों से कुछ छीनकर बनाएंगे, अपने क्षेत्र का अगर वर्चस्व बनाएंगे, तो क्या वो मुसलमानों का सहायता करेंगे? नहीं। तो उस समय हिंदुओं का वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। यानी उन्होंने सोचा कि हमने मुसलमानों से ही तो क्षेत्र जीता है, हमने किसे क्षेत्र जीता है, तो क्यों ना क्यों हम हिंदू को अपनी तरफ शामिल करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे तरफ कोई ना कोई एक अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक रहेगा। अगर हम बात करें तो उस समय हिंदू क्या थे? बहुसंख्यक थे और मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक थे। तो हिंदू को अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब बीतता गया, समय के साथ बहाव होता गया, तो 1870 के आसपास भारत में राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था। आपको बताया कि राष्ट्रवाद क्या है। देखो,
जब तक आप कोई टॉपिक पढ़ते हो और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट नहीं करते हो तब तक आप केवल वो याद कर सकते हो। और फैक्ट्स याद करने से सवाल नहीं होंगे पेपर में जब तक कि आप फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को नहीं डालोगे। तो 1870 का समय है जब राष्ट्रवाद क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। उदय तो पहले हो चुका था, लेकिन राष्ट्रवाद जो है वो उदय लेकर अपने चरम सीमा की तरफ भाग रहा है। आपको पता है कि 70 के बाद 85 में ही 15 सालों 10 से 15 सालों के बाद ही क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था। अब राष्ट्रवाद जन्म लेने का मतलब है अंग्रेजों के लिए दुविधा। राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेजों के लिए क्या है, क्यों दुविधा है? क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था जिनसे हमने सत्ता को छीना वो मुस्लिम, हमने हिंदुओं को साथ दिया। लेकिन अब हिंदू और मुस्लिम में उस समय एकता बन रहे थे, राष्ट्रवाद पनप रहा था। और ये राष्ट्रवाद भी कहां से पनप रहा था, आप सभी को पता है, बंगाल से। कहां से? बंगाल। क्योंकि राजा राम मोहन राय धार्मिक सुधार आंदोलन के पहले वो थे जिन्होंने, बंगाल में उनका जन्म हुआ था और वहीं से उन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। और राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, जनता का राष्ट्र के प्रति प्रेम जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। क्योंकि वो अंग्रेजों की जो चालाकियां हैं, हरकतें हैं, जो उनके कार्य हैं, उनसे वो दुखी हो चुके थे, हर वर्ग के लोग। क्योंकि उन्होंने यातनाएं दी। आपको पता है 1857 के क्रांति के समय जब मुस्लिम शासक को वो गिरफ्तार करते थे तो हिंदू की अपेक्षा मुस्लिमों को वो ज़्यादा यातनाएं देते थे, ज़्यादा कड़े सजा देते थे वो। तो उन्होंने सोचा कि हिंदू को मिला लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ 1870 में उन्होंने देखा कि राष्ट्रवाद पनप रहा है जिसमें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों एकता बना रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम में एकता पनप रही है। और उस एकता को पनप देखते हुए अंग्रेजों को लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद हमें यहाँ से भागना पड़े, हमें यहाँ से छोड़ना पड़े। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए और उसी समय फूट डालो और राज करो की नीति फिर लागू हुई। फूट डालो और राज करो की नीति लागू हुई। 1870 के समय के बाद धीरे धीरे अब वो हिंदुओं का जो साक्ष्य है वो छोड़ दिया और मुस्लिमों की तरफ वो झुकाव हो गया उनका। और 1870 के बाद हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय थे जिसमें अंग्रेजों ने हिंदुओं का साथ छोड़कर किसका साथ दे दिया, मुस्लिमों का साथ देना शुरू कर दिया। और उसी समय निकल के आता है एक सबसे बड़ा नाम, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, आपको पता है ये अंग्रेजी सरकार में भी कार्यरत थे। और सर सैयद अहमद खां आते हैं जो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित रखते हैं। मुस्लिम समाज सुधारक में इनका नाम सबसे आगे है। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा, मुस्लिमों को सहयोग करना शुरू कर दिया। उस समय मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक थे। क्या थे? और हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे। बहुसंख्या का मतलब जो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं और अल्पसंख्या का मतलब बहुत कम संख्या में थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हमारे साथ हिंदू और मुस्लिम में से अगर कोई भी एक हमारे साथ रहता है तो अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो हम उनसे अपनी चीज़ों को मनवा सकते हैं, बातों को मनवा सकते हैं। तो क्या वो हिंदू की तरफ थे, क्या वो मुसलमानों की तरफ थे, क्या वो दोनों का भला चाहते थे? जब वो हिंदू की तरफ थे तो क्या हिंदू का भला चाहते थे? क्या जब वो मुसलमानों की तरफ हुए तो क्या वो मुसलमानों का भला चाहते थे? नहीं, वो अपना भला चाहते थे। तो यहां पर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। और आपको पता है कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो सर सैयद अहमद खां मुसलमानों के विरुद्ध हो गए थे कि उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग थे, नहीं, उस समय भी दोनों में एकता बनी हुई थी। कुछ मुस्लिम ऐसे थे
जो उस चीज़ को मान रहे थे कि हाँ हमारा मुस्लिम एक समुदाय अलग होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी कुछ चीज़ें और पनपी, जिससे क्या हुआ 1905 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यानी 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने मुसलमानों से क्या किया, तख्ता छीना, सत्ता को छीन लिया। जब सत्ता छीना तो वो हिंदुओं की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया कि हिंदू हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों से छीना था। लेकिन जब धीरे धीरे राष्ट्रवाद पनपने लगा तो पनपते समय उन्होंने देखा कि हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़ रही है और हो सकता है हमारे लिए घातक सिद्ध हो। तो इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति पर उन्होंने सोचा कि बड़े लोगों के जो बड़ी संख्या है उसको तो मिलाना पॉसिबल है नहीं, संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया और उनके जो मेन व्यक्ति होते थे, प्रमुख व्यक्ति होते थे, उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। उसमें एक नाम आता है सर सैयद अहमद खां का, जिनका इसमें योगदान रहा। 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें इन्होंने बनाकर चले गए थे मुस्लिमों के लिए, कि जो मुस्लिम लीग के स्थापना के समय उसका जरूरत पड़ा। क्योंकि 1898 में जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय तक मुस्लिम समुदाय में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी कि वो मुस्लिम समुदाय की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया था। लोगों का, जो मुसलमान थे, उनका झुकाव मुस्लिम तरफ की तरफ ज़्यादा हो गया था। तो सर सैयद अहमद खां का उसमें नाम जुड़ा हुआ है। एक बुक है, लिख लो, एक बुक का नाम विलियम हंटर की किताब है। एक किताब का नाम है, यहाँ तक कुछ बस कहानी समझना था। यहाँ तक एक किताब का नाम पूछता है एग्जाम में इससे संबंधित कि फूट डालो और राज करो की नीति कौन सी किताब में लिखी गई थी। यानी किस किताब का ये वाक्य है, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजियों की किताब है विलियम हंटर की, पेपर में आ चुका है। विलियम हंटर की एक किताब है इंडियन मुस्लिम, उन्होंने लिखा है और इसमें डाला है फूट डालो और राज करो की नीति। यानी इस किताब में यही है कि फूट डालो और राज करो, यानी हिंदू और मुस्लिम में अलगाव को बढ़ावा दो, जिससे क्या होगा, आप वहाँ पर अगले ज़्यादा दिन या अधिक समय तक आप वहाँ पर बिता सकते हो। हो गया तक, चलो। तो एक किताब है विलियम हंटर की इंडियन मुस्लिम, जिन्होंने फूट डालो और राज करो पे अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। और वो मुसलमानों को जब मिलाते थे, जब मिलाना शुरू कर दिया था इसके बाद, ओके, तो इसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के जो कमेटियां हैं या कुछ और संस्था है वो बनने शुरू हो गए थे। और उसमें प्रमुख भूमिका निभाए थे सर सैयद अहमद खां, क्योंकि सर सैयद अहमद खां जो थे वो सरकार का विरोध नहीं करते थे। वो सरकार का विरोध नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी पहले रह चुके थे और मुसलमानों के प्रमुख नेता भी बने थे। और वो सरकार का विरोध नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सरकार का विरोध ना करते हुए भी मुस्लिम समाज को वो सारी सुविधाएं दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको लालच भी दिया हुआ कि भाई आप आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए, हम आपको कहीं ना कहीं आपके जो संख्या में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में आगे रखेंगे और किसी क्रिया में हम उनको आगे रखेंगे। तो सर सैयद अहमद खां का झुकाव अंग्रेजों की तरफ हो चुका था और फूट डालो और राज करो की नीति पर उस समय ही 1886 में एक घटना घटती है। लिखो 1886 में एक संस्था का गठन होता है जो मुस्लिम लीग का आधार बनता है। 1886 में एक घटना घटता है, एक संस्था की स्थापना होता है। लिखो कौन सा है, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। लिखो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना होती है जो मुस्लिम लीग का आधार है, जो मुस्लिम लीग का आधार है। अगर आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सी संस्था
मुस्लिम लीग के आधार का कारण बनी, तो वो कौन सा है? 1886 में गठित मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इसी के 2 साल बाद 1888 में एक और एसोसिएशन गठन होता है, लिखिए, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, ठीक है, एक एसोसिएशन का गठन होता है 1888 में। सर सैयद अहमद खां के इसमें योगदान था। और इसके बाद 1898 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। किसकी? सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कोई ना कोई तो बागडोर संभालेगा। तो बागडोर संभालने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ 1898 में सर सैयद अहमद खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी बागडोर संभालने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सचिव सामने निकल कर आते हैं मोहसिन उल मुल्क। कौन? इनका नाम याद रखना, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। इनका मुस्लिम लीग में भी योगदान है, आगे पढ़ेंगे तो ये अध्यक्ष बनेंगे। और मोहसिन उल मुल्क कौन थे? ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सचिव थे। और यही अब सर सैयद अहमद के बाद प्रमुख नेता बनते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इंडिया के अंदर। अभी हम बात करें किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अभी हम बाहर जाएंगे बांग्लादेश में भी, ठीक है, ढाका में, जहाँ पे सलीमुल्लाह खां है, वहाँ उनकी क्या राय है उनको भी देखेंगे, क्या मुस्लिम लीग की स्थापना में क्या क्या चीज़ें घटती है। अब देखो, तो अलीगढ़ सचिव थे। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जब अंग्रेज कोई भी विश्वविद्यालय में रहते थे तो ऊपर की जो पोस्ट होती थी ना, वो अंग्रेजों का हुआ करता था। मोस्टली जो पोस्ट होते थे वो किसका हुआ करता था? ऊपर का अंग्रेजों का हुआ करता था। तो मोहसिन उल मुल्क जब मिले, प्रमुख नेता बने, तो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा। क्या शिष्टमंडल क्या होता है? शिष्टमंडल क्या बताया था मैंने? जब कुछ व्यक्तियों का गुट किसी के साथ मिलने जाता है, वो क्या होता है? शिष्टमंडल होता है। क्या? ठीक है, चलो तो कुछ बातें हैं, लिखो पहले। अब मोहसिन उल मुल्क उसके बाद प्रमुख नेता बन गए, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, ठीक है, और उस पत्र में उन्होंने एक पत्र लिखा 4 अगस्त 1906 को। 4 अगस्त 1906 को। उस समय कौन है वहां पे? मिंटो आ चुका था, लॉर्ड कर्जन जा चुका था, कहने नहीं, लॉर्ड कर्जन तो 1905 में बंगाल विभाजन करके वो जा चुका था, फिर आया लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो का एक पर्सनल व्यक्ति जिसको हम पीए बोलते हैं, वो था, उनको पत्र लिखा, ठीक है, जो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ के, तो उनको पत्र लिखा और अपने शिष्टमंडल को भेजा कि 4 अगस्त 1906 को अपने शिष्टमंडल को भेजा, जिसमें 35 व्यक्ति शामिल थे, 35 लोग शामिल थे।
और जब ये 35 लोग शामिल हुए तो इन्होंने शिष्टमंडल को मिलने के लिए हाँ कर दिया। शिष्टमंडल से मिलने के लिए क्या कर दिया? लॉर्ड मिंटो ने हाँ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय हिंदू और मुस्लिम इसका विरोध भी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा समय है जहाँ पे मुस्लिम हमारे बीच आए हैं तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो राष्ट्रवाद है और ज़्यादा अधिक पनप जाएगा। आपको पता है कि 1905 जो है 1857 से ज़्यादा राष्ट्रीय विद्रोह रहा, क्योंकि 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय विद्रोह का कोई ऐसा प्रमुख प्रूफ नहीं है जिससे हम कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह है। ये तो अलग अलग लोगों का मत था। लेकिन 1905 का जो बंगाल विभाजन है और बहिष्कार और राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन रहा 1857 की क्रांति के बाद। तो वहाँ पर जब लोग में राष्ट्रवाद की भावना जब पनप रही थी और ज़्यादा चरम सीमा पर थी, तो हिंदू मुस्लिम को वो चाहते थे कि अलग करे। उसी समय एक और घटना हो जाती है कि मुस्लिम खुद चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। मुस्लिम खुद चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए अपने शिष्टमंडल को लेकर, 35 लोगों के लेकर, और वहाँ पर वो मिंटो हाँ कर देते हैं कि हाँ मिलने दिया जाए। तो उन्होंने कुछ मांगे रखी। उन्होंने कुछ, देखो, एक तो बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और लोगों ने, दादा भाई नौरोजी जो हिंदू समुदाय के संबंध रखते थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया। तो जहाँ पर मुस्लिमों को लग रहा कि हमारे फायदे के लिए हुआ है, क्योंकि अंग्रेज उनको मन में डाल चुके थे कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शब्द को खोल दिया था कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल है वो हिंदू वहाँ पर बहुसंख्यक है, और जो पूर्वी बंगाल है, असम, ढाका, बांग्लादेश, ये क्या है, मुस्लिम अल्प और मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो उन्होंने पहले ही खोल दिया ये चीज़ें ना, कि इसके इधर जो बना वो मुस्लिम क्षेत्र हो गया और इधर जो बना वो हिंदू क्षेत्र, जिसमें हिंदू ज़्यादा इसमें मुस्लिम ज़्यादा। इसमें अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम कम, इसमें हिंदू की बात करें तो हिंदू कम। यानी पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम क्या हो गए, बहुसंख्यक हो गए, और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन पश्चिम में क्या, हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम। तो उन्होंने सोचा कि ये मुस्लिमों के लिए अलग बना दिया हमने, क्योंकि यहीं से उन्होंने बांट दिया। और उसी समय की घटना है जब हिंदू इसका विरोध कर रहे थे। आपको पता है कि बिहार में भी इसी समय विरोध को लेकर बहुत सारा चीजें हुआ था। बिहार के लोग चाहते थे कि बिहार का बंगाल से अलग हो जाए, क्योंकि बंगाल और बिहार के जो रीति रिवाज हैं, उनकी बोलचाल है, उनका रहन सहन है, वो सब क्या है, बिहार और बंगाल का अलग अलग है। बोलचाल में उनके रीति रिवाज, उनके सामाजिक, उनके सांस्कृतिक सब चीज़ अलग है। तो वो चाहते थे कि बिहार बंगाल से अलग हो, ना कि बंगाल में ही बिहार को और बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। इसीलिए जब दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें हिंदू मुस्लिम चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के लिए अलग से क्षेत्र बन चुका था, तो मुस्लिम के लिए अलग चीज़ें हो गई थी। और यहीं पर एक घटना और हो जाता है कि 35 लोगों के साथ वो उन्होंने मिलने के लिए हाँ कर दिया। उसमें अपने कुछ बातें रखा। उसने अपनी बातों क्या रखा कि जो भी स्थानीय सरकार है उसमें हम लोगों का भी, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ पे उस भागीदारी हो उनकी। कहाँ पे, जैसे महानगर पालिका, पंचायत या ग्राम, जो भी आप यहाँ पे लोकल स्थानीय सभा है उनमें भी अपना लोग हो। राज्यसभा जो समय चल रहे थे उनके अंदर जो राज्यसभा था या उनके जो सदन थे उनमें हमारे भी लोग शामिल हो, तभी ना हमारी बातें उठा पाएंगे। और भारत के वायसराय के कार्यकारिणी पर जो मुसलमान सदस्य हो, जो वायसराय थे उनके जो कार्यकारिणी जो भी है सदस्य, उसमें भी मुसलमान के सदस्य हो, और मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की मांग की। उन्होंने क्या करा कि एक मुस्लिम विश्वविद्यालय, अभी तक कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था, क्योंकि जो अलीगढ़ थे या जो भी और बन रहे थे उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्वदेशी आंदोलन जब चल रहे थे तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो जब बंद कर दिया तो भारतीयों ने अपना शिक्षा परिषद बना दिया। भारतीयों ने अपना शिक्षा परिषद अलग बनाया कि जो हमारे हिंदू के लोग हैं वो अपने स्कूल में जाएंगे, इस कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए।
तो मुसलमानों के लिए ऐसा कोई नहीं था, तो मुसलमानों ने अपनी मांग रख दी कि हमें ये क्या चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें उन्होंने रखी वहाँ पे और उनकी सारी बातें मान ली गई और कहा कि हाँ हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए जब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है, क्या, तो उस समय पृथक्करण कर दिया जाता है चुनाव का कि भाई मुस्लिम समुदाय के चुनाव अलग होंगे और हिंदू के अलग होंगे। तो ये कुछ समय है जब मार्ले मिंटो से मिले, शिष्टमंडल गए वहाँ मिलने, कहाँ पे, शिमला में। ये भी लिख सकते हो आप कि उस समय शिष्टमंडल कहाँ मिलने गए, शिमला में, क्योंकि उस समय छुट्टी चल रही थी और वहाँ पर शिमला में वहाँ चले गए वो मिलने के लिए। ठीक है, चलो लिख लो यहाँ तक। उतार लो सब चीज़। 4 अगस्त को 35 लोग गए थे शिष्टमंडल से मिलने। ये वो है कि 1857 से, सुन लो फिर से कहानी एक बार, 1857 की क्रांति से लेकर 1905 तक, 6 तक की बात कर रहे हैं अभी, जो अभी केवल भारत में हो रहा है 2 लोगों की, सर सैयद अहमद खां और मोहसिन उल मुल्क, इन दोनों की बात कर रहे हैं। अंग्रेज जब मुसलमानों से सत्ता को छीन लिया था 1857 की क्रांति के बाद, तो उसके बाद उन्होंने हिंदुओं का तरफ झुकाव बढ़ा दिया। लेकिन 1870 आते आते जब उनको लगा कि राष्ट्रवाद ज़्यादा पनप रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम अगर एकता बने रहे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, हमारे लिए दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। तो उन्होंने सोचा कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। तो विलियम हंटर की किताब है जिसमें साफ लिखा हुआ इंडियन मुस्लिम में उन्होंने लिखा है ये बात कि फूट डालो और राज करो से दोनों का बंटवारा करो। और जब बात कर रहे थे 1870 की बात की, तो उस समय उनके प्रमुख नेता बन गए कौन, सर सैयद अहमद खां। उन्होंने 1886 में स्थापना करी, किस की, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, और 88 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना करी। और 1898 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनके प्रमुख नेता बनते हैं मोहसिन उल मुल्क। और मोहसिन उल मुल्क जब प्रमुख नेता बनते हैं, तो बंगाल विभाजन के समय, बंगाल जब विभाजन हुआ था तो उस समय, अभी कुछ और पढ़ेंगे, तो बंगाल विभाजन के समय उन्होंने 4 अगस्त 1906 को 35 लोगों का एक शिष्टमंडल लेकर मार्ले मिंटो को पत्र लिखा था। और 4 अगस्त को वो लोग 35 लोगों को लेकर मिलने के लिए चल दिए, कहाँ पर, शिमला में, जहाँ पर मिंटो अपना छुट्टी मना रहे थे। और उन्होंने कुछ मांगे रखी कि जो भी स्थानीय सरकार होगा, नगर पालिका है, ठीक है, जो और भी कमेटी है, उनमें अपने मुसलमान सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जो वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य हैं, यानी वायसराय के साथ जो काम करते हैं, उसमें मुसलमान होने चाहिए, ताकि हम, ठीक है, और मुस्लिम विश्वविद्यालय की मांग उन्होंने रखी। तो उन्होंने हर चीज़ों को विश्वास दिलाया कि हाँ हम आपकी बातों को मानेंगे। अब उस समय की बात करते हैं कि बंगाल विभाजन के समय, बंगाल, अगला जो वो है थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि ये 2 लोगों की बात थी कि हमने, देखो एक निष्कर्ष निकल गया कि जब सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है तो प्रमुख नेता कौन बनते हैं, और उन्होंने 1906 में क्या कर दिया है, कुछ ना कुछ बात रख दी। तो ये बात को ध्यान रखना, फिर हम सब बातों को रिलेट करेंगे, क्योंकि अब हर लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आपस में मिलना क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे, क्योंकि एक ने तो मुस्लिम लीग बनाया नहीं। मुस्लिम लीग बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का कारण था, बहुत सारे लोगों का मिलाप था। ठीक है, तो अगली बार अब आता है कि बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय क्या क्या परिस्थिति थी। तो अगला है बंगाल विभाजन के समय परिस्थिति। बंगाल विभाजन के समय परिस्थिति। अब आप बताओ कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति थी बंगाल विभाजन के समय। हमने कुछ पढ़ा भी था, आपको ये कुछ याद भी होगा। हमने क्या पढ़ा था बंगाल विभाजन के समय, कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो फुलर ने कुछ कहा था, कर्जन ने भी कुछ कहा था कि हम मुसलमानों को वो सारी सुविधाएं देंगे जो उनको मुगल काल में नहीं मिली। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि अंग्रेजों का मुस्लिम तरफ झुकाव कितना है। बंगाल विभाजन के समय की बात है ना ये। फुलर ने क्या कहा था, हिंदू और मुस्लिम अंग्रेज सरकार की 2 पत्नियां हैं,
जिसमें मुस्लिम क्या है, सबसे अधिक प्रिय है। ये शब्द क्या दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि हम मुस्लिमों का क्या चाहते हैं, भला। यानी बंगाल विभाजन के समय जो कथन थे, जो वाक्य, कर्जन का कथन और फुलर का कथन, ब्लूमफील्ड फुलर, इन दोनों के कथन ये दर्शाते हैं कि मुस्लिम समुदाय अलग है, हिंदू अलग है। उन्होंने एक अफवाह फैला रखी थी कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है। बंगाल विभाजन के समय ध्यान रखना, ताकि देखो सोच को कहीं ना कहीं तो बदलेंगे। अगर आपकी किसी को सोच बदलनी है तो आप सोच में क्या कर लोगे, सोच को बदलोगे, और सोच को बदलते समय क्या कहोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें रखोगे। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, कि जो कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस जो है वो किसकी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, यानी आपकी पार्टी नहीं है। अब देखो ये बात 1905 के समय की चल रही है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगा। ये बात अब देखो कहीं ना कहीं ये मन में आ रहा है कि हमारी भी क्या होनी चाहिए, अलग एक पार्टी होनी चाहिए। कर्जन और फुलर की बातें हो गई, हिंदुओं का साथ देना शुरू किया था कि मुसलमानों का अंग्रेजों ने साथ देना शुरू किया था, और सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी मिलता था उनको, मुसलमानों को, हर चीजों में। तभी तो उन्होंने शिष्टमंडल से मिलने से मना नहीं किया। लेकिन वही जब कांग्रेस के लोग गए थे शिष्टमंडल से मिलने कर्जन से, तो क्या हुआ था, मना कर दिया था ना। जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध जब शिष्टमंडल से मिलने गए थे कर्जन से, तो उन्होंने उस शिष्टमंडल को क्या कर दिया था, मिलने से मना कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अंग्रेजों का झुकाव किसकी तरफ था, मुसलमानों की तरफ था। ठीक है ना। चलो, और मुसलमानों ने एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा करी, अलग पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा। ये सब कब की बात है, बंगाल विभाजन के समय। तो पूछा जाता है कि प्रस्ताव किसने रखा, तो अब लिखो यहां पर, अब कुछ वन लाइनर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, तो प्रस्ताव किसने रखा, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने उसका प्रस्ताव रखा, किसका, पार्टी के गठन का। तो पार्टी के गठन का प्रस्ताव किसने रखा, नहीं, सलीमुल्लाह खान नहीं, सलीमुल्लाह खान अलग थे, ये ढाका के नवाब है। इन्होंने पहले, चलो लिखो पहले फिर बाद में बताते हैं आपको। लेकिन जब पार्टी गठन हो रहा था तो ये उसमें शामिल नहीं हुए थे। ये पार्टी गठन तो कर दिया, लेकिन वो उस जगह पे शामिल नहीं हुए, क्योंकि इनके आंख का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, तो ये शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिमों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम लीग की, तो इन्होंने रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को गठन होता है, लेकिन दिसंबर की बात कर रहे हैं। दिसंबर 1906 में, लिखो, दिसंबर 1906 में मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मुहम्मदन, ये कब बना था, 1886 में मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन होता है।
मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या होता है, सम्मेलन होता है दिसंबर में। अब देखो, सलीमुल्लाह खान ने गठन तो कर दिया, बोला कि गठन होना चाहिए, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो शामिल नहीं हुए। और जैसे ही इस को सम्मेलन हुआ तो उसी समय की बात है जब शिष्टमंडल से मिलने गए थे लोग। देखो, दिसंबर 1906 की बात है जब प्रस्ताव रखा सलीमुल्लाह खान ने, तो एक मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा था ये कौन सा है, किसने द्वारा बनाया था, ये सर अहमद खां के द्वारा बनाया हुआ था। और अब इसका कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस समय ये बात रखी गई और शिष्टमंडल गए ही थे, उनसे भी एक अच्छी खबर मिलती है कि हाँ, हमारे जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, उन्होंने हमारी बातें स्वीकार कर ली है। तो उसके तुरंत बाद एक और सभा का गठन होता है। तुरंत बाद, जैसे लोग यहां से जाते हैं तो तुरंत बाद एक और सभा का गठन होता है और उसके अध्यक्ष बनते हैं वकार उल मुल्क। लिखो, ये क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की गठन के बाद जो तुरंत सभा का गठन होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वकार उल मुल्क। कौन होते हैं, वकार उल मुल्क। तो पार्टी के प्रस्ताव का गठन किसने रखा, वकार उल मुल्क। शिष्टमंडल से मिलने कौन गया था, किसकी अध्यक्षता में गया था शिष्टमंडल से मिलने, लॉर्ड मिंटो से, मोहसिन उल, ये ध्यान रखना, शिष्टमंडल से मिलने कौन गया था, शिष्टमंडल से मिलने गया था मोहसिन उल मुल्क। जब कॉन्फ्रेंस के बाद जब तुरंत सभा बुलाई गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन बने, वकार उल। तो मुस्लिम लीग की पार्टी गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, सलीमुल्लाह। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे ढाका के नवाब ने प्रस्ताव रखा था ना, तो 3 सवाल। प्रस्ताव किसने रखा, सलीमुल्लाह खां। अभी तक आगा खां का नाम नहीं आया, ठीक है, अब आएंगे वो भी। तो सलीमुल्लाह खान ने प्रस्ताव रखा, उधर मोहसिन उल मुल्क कहां चले गए हैं, लॉर्ड मिंटो से मिलने चले गए हैं। कहां चले गए हैं, शिमला गए हैं। क्यों, शिष्टमंडल से लेकर अपने प्रस्ताव को लेकर, मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को लेकर कि मुसलमानों की मांग होनी चाहिए कुछ, उस मांग को लेकर गए थे। और जब 1906 में, दिसंबर 1906 में कॉन्फ्रेंस का गठन होता है तो तुरंत बाद एक सभा और बुलाई जाती है और उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, वकार उल मुल्क। यहां तक समझ में आ गया। और लिखो, और जब पार्टी का गठन होता है तो उसके निर्माण का कार्य 2 लोगों को सौंपा जाता है। जब मुस्लिम लीग की पार्टी का गठन होता है, अभी तक गठन नहीं, मतलब कि अभी तक निर्माण की बात कर रहा है, गठन नहीं हुआ अभी, यानी जब पार्टी का निर्माण हो रहा है, पार्टी का जो निर्माण हो रहा है उसमें 2 लोगों को शामिल कर लिया जाता है, एक वकार उल मुल्क, वकार, और दूसरा कौन है, मोहसिन। इन 2 लोगों को निर्माण की जो पार्टी का निर्माण का सौंपा जाता है कि आप अब इन पार्टी का गठन के जो नियम कानून है वो बनाइए। जैसे हमारे संविधान सभा में बना था ना, तो ऐसे इनको बोला गया कि मुस्लिम लीग के जो कार्यकारिणी है कैसे कैसे कार्य करेंगे, आप इन दोनों को मिला जाता है और इन दोनों को बनाया जाता है। और यही अध्यक्ष बने थे पहले। कौन बने थे, वकार उल मुल्क। पूछा जाता है कि वकार उल मुल्क पहले मुस्लिम लीग के पहले सदस्य अध्यक्ष कौन थे, वकार उल मुल्क। ओके। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है, कब, 30 दिसंबर 1906 को
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है 30 दिसंबर 1906 को। और उसके निर्माण की, जो पार्टी का निर्माण है, उसका जो कार्यकारिणी, जो कार्य कैसे करेंगे, उसको लिखने के लिए, उसको बनाने के लिए किन लोगों को शामिल किया जाता है? वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क को शामिल कर लिया जाता है। अध्यक्ष बनते हैं कौन? वकार उल मुल्क बनते हैं। चलो, ये कहाँ हुआ था याद रखना, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। इसलिए मुस्लिम लीग का गठन कहाँ होता है? ढाका में होता है। कहाँ होता है? और 2-4 बातें और लिख लो। उस समय मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में कुछ चीजें समझ लो। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले इस पार्टी का बहुत विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पार्टी का पहले क्या किया? विरोध किया। और 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। लिखो ये बात, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का विरोध किया था। देखो, ढाका में 30 दिसंबर 1906 को गठन होता है और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। और विरोध करके ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से, इनमें से कौन से ढाका के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। सलीमुल्लाह खां भी शामिल नहीं हुए थे। क्यों? आँख के ऑपरेशन के कारण सलीमुल्लाह खां भी नहीं हुए थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का नाम, देखो, आज तक जो बच्चे पढ़े हैं या उनको पता है कि आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना 2 मुस्लिम लीग से बहुत संबंध रखते थे। लेकिन इन्होंने मुस्लिम लीग का क्या करा? पहले विरोध किया। तो इन्होंने इसका क्या करा? विरोध किया। तो मुस्लिम लीग में शामिल कब हुए? तो 1913 में। लिख लो, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल होते हैं? 1913 में वो इस लीग में शामिल होते हैं। और 1916 में आपको पता है मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस क्या होता है? बहुत बार बता चुका हूं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। वहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से एक हो जाते हैं। और किन के कारणों से होता है ये भी लिख लो। तो देखो, मुस्लिम लीग की तरफ से तो थे मोहम्मद जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली। और इधर से थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन होता है तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हो जाते हैं। किनके प्रयासों से? कांग्रेस में बाल गंगाधर और मोहम्मद अली। अब बताओ, इस समय एक और घटना घटी थी। 1916 में एक घटना और घटी थी, जल्दी बताओ। गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था फिर से, ठीक है ना? यहां भी समझौता हुआ था। तो इसी को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? यहां पर 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, इनके बीच समझौता या इनका एक हो जाना समझ में आ गया। और नरम दल और गरम दल का समझौता, इनके बीच एक हो जाना। तो मुस्लिम लीग की तरफ से समझौते में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? मोहम्मद अली। और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक।
और उसी समय होम रूल लीग की स्थापना होती है ना। हाँ, तो देखो एक कहानी से दूसरा कहानी संबंधित है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो पहले जिन्ना साहब क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। 1913 में क्या हुए, शामिल हुए, और फिर भी चाहते थे कि ऐसी कोई पार्टी ना हो, लेकिन अंत में वही इस चीज के प्रमुख नेता बनते हैं और पाकिस्तान की मांग कर बैठते हैं 1940 में। तो 1920 तक अगर बात करें तो 1920 तक जो जिन्ना थे ना वो राष्ट्रवादी थे। कैसे थे, राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्र से उनको प्रेम था, भारत से ही प्रेम था। लेकिन धीरे धीरे कुछ कहानियां ऐसे बनने लगी हिंदू मुस्लिम के बीच, और 1940 में जाकर उन्होंने मांग कर दिया कि पाकिस्तान एक अलग राज्य होना चाहिए, देश होना चाहिए। पहले राष्ट्र की मांग हुई थी, ये सब सवाल लिखेंगे, सवाल आता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में समझ में आ गया। और लिखो आगा खां तृतीय, आगा खां तृतीय इसके अस्थाई, सॉरी अस्थाई, आगा, देखो पहले अध्यक्ष कौन थे, वकार उल मुल्क, उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष कौन बन गए, आगा खां बन गए। इसलिए इनको बोला जाता है संस्थापक भी, किसका, मुस्लिम लीग के। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक में दो का नाम आता है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। एक व्यक्ति और थे, वो यूपीएससी के लिए है, उनको छोड़ो, ठीक है। तो अभी आप दो याद रखना है, कौन कौन सा, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में आगा खां और सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे। यहां तक हो गया। चलो, उनका उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग की गठन का, उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग के गठन के, अरे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं आप बताओ। एक मुस्लिम लीग की स्थापना में उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। चलो, पहला था भारतीय मुसलमानों में सरकार के प्रति वफादारी विकसित करना। यानी वो चाहते थे कि हम सरकार की तरफ से क्या करें, वफादार हो। यानी लिख लो, भारतीय मुसलमानों में सरकार के प्रति, भारतीय मुसलमानों में सरकार के प्रति वफादारी, ठीक है। दूसरा लिखो, मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा, मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा। तीसरा, मुसलमानों को अन्य समुदाय से, मुसलमानों में अन्य संप्रदाय या समुदाय के प्रति घृणा को कम करना। मुसलमानों का अन्य संप्रदाय या समुदाय, अन्य संप्रदाय या समुदाय से घृणा कम करना, से घृणा को कम करना। ठीक है, ये इनके उद्देश्य थे, ये क्या थे, इनके उद्देश्य थे। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य जो मुस्लिम लीग से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ बातें हैं, वो लिख लेते हैं। पहले लिखो, पहला 1930 में घटना घटी। कब? 1930 में मोहम्मद इकबाल द्वारा, मोहम्मद इकबाल
मोहम्मद इकबाल ने रचना की है, बोल कहा है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो ये कथन किसके हैं? मोहम्मद इकबाल के थे। और ये चाहते थे पृथक राष्ट्र, पृथक राष्ट्र यानी राज्य। वो चाहते थे कि मुसलमानों का एक पृथक क्या हो, राज्य हो, अलग राज्य हो, मुसलमानों का अलग देश नहीं, राज्य। तो पूछा जा सकता है कि पृथक राष्ट्र किसने कहा था कि पृथक राष्ट्र हो? मोहम्मद इकबाल। कब कहा था? सबसे पहले किसकी बात आई थी? पृथक राज्य की, पृथक देश की? पृथक राज्य, यानी भारत में एक ऐसा राज्य हो जो किसका हो? मुसलमानों का राज्य हो। उन्होंने ये शब्द कहे थे, ठीक है। और 1933 में जैसे ही कहा, रहमत अली, कौन? 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का पर्चा छाप दिया। 1933 में रहमत अली ने, तो पूछा जाता है पाकिस्तान का पहला नाम किसने रखा था? रहमत अली ने। और उन्होंने पाकिस्तान का पर्चा छाप दिया। और इसको विस्तृत करना शुरू कर दिया लोगों के बीच में, ठीक है, ठीक है। और तीसरा, 1940 तक आते आते दो राष्ट्र, अभी तक राष्ट्र कितना था? एक, केवल और केवल भारत। अभी तक कितना राष्ट्र था? केवल और केवल एक, और वो क्या था? भारत। लेकिन उस भारत के अंदर एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो मुसलमानों का हो, यह मोहम्मद इकबाल का कहना था। मोहम्मद इकबाल ने कभी ये नहीं कहा कि दो राज्य होने, दो देश होने चाहिए। लेकिन 1940 तक जैसे ही पाकिस्तान का जिक्र रहमत अली करते थे हैं, और 1940 तक आते आते दो राष्ट्र की बात शुरू हो जाते हैं। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र बनना चाहिए ऐसे कथन कहना शुरू कर दिया। और उसी समय सांप्रदायिकता का उदय हो जाता है। क्या हो जाता है? संप्रदाय का। इसको भी पढ़ेंगे। संप्रदाय मतलब होता है अलग अलग संप्रदाय के लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि किसी कहने से मुस्लिम लीग बन गया। आप बताओ, ऐसे और भी इस देश के अंदर संप्रदाय रहते थे, समुदाय रहते थे, वो भी तो चाहते थे भाई मेरा भी अलग राज्य हो। तो कैसे कैसे लोग यहां पर उभरे, कैसे उनको लोगों ने मनाया, कैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने उनको एक दूसरे को समझा बुझा कर रखा। आप बताओ, वही मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले इसका विरोध कर रहे थे, 1913 में शामिल हुए, 1920-21 तक वो राष्ट्रवाद थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग भारत के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक है, दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, दोनों एक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे घटना घटती चली गई जिससे मुस्लिम लीग अपनी तरफ, अपना लीग को अपना समझने लगे, और अलग संप्रदाय बनाते बनाते एक ने कह दिया, मोहम्मद इकबाल जी ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक राज्य अलग होना चाहिए। मन में ख्याल जगा दिया कि राज्य का ख्याल आया, तो राज्य का ख्याल देने वाला कौन था? और राज्य का जब ख्याल आया तो राज्य का नाम रखने का जो पाकिस्तान रखना था वो क्या हो गया? रहमत अली। और लेकिन जिन्ना साहब आते आते कहे नहीं, अब तो अलग दो होने चाहिए, यानी दो राष्ट्र का होना चाहिए, दो देश होना चाहिए। वो किसने कहे? ध्यान रखना, राष्ट्र का मतलब अगर हम बात करें तो राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? और राज्य जो हम बोलते हैं, राज्य को बोलते हैं प्रांत, ठीक है। पॉलिटी में जिन चीजों को जिक्र करेंगे तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब देश। भारत एक राष्ट्र है, ठीक है, तो भारत एक देश है। और राज्य का मतलब होता है प्रांत। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रांत, ठीक है। चलो, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 तक आते आते दो राष्ट्र होने चाहिए ऐसा उन्होंने कह दिया। लिखो, इसको मिटा दूं? चलो यहां से लिखो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन। लिखो, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन
मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था, याद रखना। हाँ, 1907 कराची। दूसरा क्वेश्चन लिखो। अभी तक जो अधिवेशन होते थे उनके कभी कभी होते थे, जब मन कर तब बुला लेते थे, लेकिन वार्षिक अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, याद रखना, ये सब चीजें पूछा जाता है। वार्षिक, जिस तरीके से कांग्रेस अधिवेशन नहीं करती थी हर साल दिसंबर में, तो ऐसे ही इनका वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ, आरंभ हुआ 1925 में। देखो, गठन हुआ था 1907 में, लेकिन रेगुलर अधिवेशन नहीं करते थे वो। जैसे कांग्रेस एक उद्देश्य के साथ हर साल एक अपना उद्देश्य बनाती थी, उसको करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 1925 के बाद आने के बाद इन्होंने वार्षिक अधिवेशन शुरू किया, तब ना धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने शुरू हुए और उनके विचारधारा बदलने लगी। नहीं तो 1906 में जो मुस्लिम लीग बना, 1916 में समझौता हुआ, उसी समय की बात घटना। उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दरार चलते रहे, और 1937 में जब चुनाव होते हैं, उस समय भी मुस्लिम लीग का अलग से दबदबा रहा। ये पॉलिटी में पढ़ा जाएगा। तो उस समय भी मुस्लिम लीग जब हारी थी तो उन्होंने मुक्ति दिवस ये सब मनाया था। यहाँ भी कुछ लिख देते हैं पॉइंट इन चीज़ों को। तो वार्षिक अधिवेशन कब आरंभ हुआ? 1905 में, सॉरी 1925 में। लिखो अगला। मुसलमानों के पृथक राज्य का विचार किसने लाया था? हाँ, मुसलमानों का पृथक राज्य का विचार कौन लेके आया था? मुसलमानों के पृथक राज्य का विचार कौन? मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन लिखो। ये सब सवाल आ चुके हैं पेपर में, पूछा जा सकता है। अगला लिखो। दो राष्ट्र के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दो राष्ट्र का सिद्धांत, यानी दो राष्ट्र होने चाहिए, किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था दो राष्ट्र होने चाहिए। और ये 1940 की बात है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? लाहौर। याद रखना ये सब चीज़ें, सब सवाल पूछा जा सकता है। 1940 के लाहौर में अधिवेशन में, ठीक है। आगे लिखो। मुसलमानों ने, ये सीरियस लिख लो, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग कब की? 1940। कहाँ पे? लाहौर। इसका क्वेश्चन दूसरा बन गया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 में। हो गया? चलो अगला लिखो। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, यही तो गलती करते हैं बच्चे। पाकिस्तान दिवस कब मनाएगा? लिखो 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को। देखो ये सब घटना ना आगे पढ़ेंगे। क्या हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उससे पहले आपको पता है कि 1940 से लेकर 45 तक किसके अधिवेशन नहीं हुए थे? कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे। तो ऐसी कौन सी घटना घट गई थी जो अधिवेशन नहीं हो रहे थे? तो क्या हुआ था कि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध में बिना सहमति के, भारतीयों के बिना सहमति के उनको युद्ध में धकेला जा रहा था, तो भारत के जो उस समय सबसे बड़े जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेताओं हैं ना, उन्होंने उससे क्या त्यागपत्र दे दिया था सबने। तो जो नेता थे सबने त्यागपत्र दे दिया। तो जब त्यागपत्र दे दिया तो इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। तो उसी के बाद भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और उसी समय कहा था करो या मरो। देखो एक कहानी से दूसरा कहानी संबंधित है, तो जब आगे पढ़ेंगे पूरा हिस्ट्री युद्ध पढ़ने आएंगे, जब अभी सारे आंदोलन पढ़ने बैठेंगे एक एक करके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके बीच आएंगी।
तो इसलिए इन घटनाओं को कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस आप उसको रिलेट करते रहना। आप बताओ, क्या मुस्लिम लीग की स्थापना में 1857 की विद्रोह का कारण है कि नहीं है? मुस्लिम लीग के उसमें स्थापना में क्या कांग्रेस का हाथ है कि नहीं है? तो आप उन चीज़ों को समझो कि इतिहास जो है एक दूसरे के साथ संबंधित होने से, आज यहाँ पर हमारे देश में आकर कोई बाहरी आक्रमण करता है, उसके भी पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। आज आपके ऊपर कोई हक जमाता है, इसके पीछे भी कारण क्या होगा कि आपने उससे कुछ ना कुछ ऐसा ले रखा होगा कि आपको हर बात मानना पड़ेगा उसका। तो हर एक चीज़ का कारण होता है, आप उस कारण को समझने की कोशिश करिए हमेशा। और जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं या इतिहास भूगोल किसी चीज़ का कारण, उसके पहले कारण क्या है उसको पढ़िए, ठीक है। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के दौरान, और आप इस दौरान इस चीज़ों को समझते हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको फिर अपने आप याद आता जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे मैं याद कर लूँ तो याद नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने अपना वो कब मनाया था, पाकिस्तान दिवस? तो पाकिस्तान दिवस याद रखना कब, 23 मार्च 1900। अगला लिखो, पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया था? लिख लो, ये सब सवाल आ चुका है, मुस्लिम लीग के संबंधित है। पाकिस्तान प्रस्ताव का या प्रस्ताव की रूपरेखा किसने किया था? प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? लिखो, सिकंदर हयात खां। रूपरेखा किया था तैयार किसने? सिकंदर हयात खां। अगला लिखो, पाकिस्तान मतलब कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? लिखो, 16 अगस्त 1946। कब मनाया था सीधी कार्यवाही दिवस? 16 अगस्त 1946। पाकिस्तान ने यानी मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? यह मुक्ति दिवस मनाया था उस दिन जब कांग्रेस ने, ध्यान दो, 1939 में मनाया था। कब मनाया था? और यह 39 का समय वो है जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, और इस युद्ध में बिना सहमति के मुसलमानों को, हिंदुओं को शामिल यानी भारतीयों को शामिल कर लिया था। तो उसी समय कांग्रेस के सारे नेताओं ने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो उस समय मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस की। अब हम कांग्रेस से क्या हो गए? मुक्त हो गए, ठीक है। इसलिए उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। आगे लिखो, 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसने रखा था? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने रखा था? सूत्रीय, सूत्र होता है सूत्र, सूत्रीय। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अधिवेशन में, हाँ 1929 के अधिवेशन में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। इस 14 सूत्रीय प्रस्ताव को हम आगे डिस्कस करेंगे जब 1929 का लाहौर अधिवेशन आएगा तब, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, चौरा चौरी घटना पढ़ेंगे, इसके बाद और डीप में जब पढ़ेंगे, ठीक है, साइमन कमीशन आएगा, उसके बाद स्वराज की जब मांग होगी, तो उस सारी घटनाओं को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर 14 सूत्रीय मांग को हम फिर से डिस्कस करेंगे कि 14 मांगे क्या थी। ये 14 सूत्रीय जो प्रस्ताव है इसका मतलब 14 मांगे हैं। तो यहाँ तक मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, किनका योगदान रहा, कौन कौन सी ऐसी घटना हुई जो मुस्लिम लीग से संबंधित है, वो सारी घटनाएं आपको याद रखना है।
अब आप देखेंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसका क्विज का लिस्ट जो है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा फिर से आज, और नहीं डालता हूँ तो भूल जाता हूँ तो आप एक बार मुझे याद दिलवा दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा, आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और संडे को फिर से बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इन तीनों का फिर से एक मॉक टेस्ट होगा, तो इनको आप ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। धन्यवाद।